Hello everyone, this is Deepika Trihan, an educationist, author and co-founder of Pre Puni Pai. आज इस सीरीज में हम लोग ल्यूसेंट की बुक को पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत से बच्चों की डिमांड आई है कि मैम एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप प्लीज हमें ल्यूसेंट की बुक पढ़ा दीजिए क्योंकि खुद से करना उनको टफ लग रहा है। क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह से है कि अगर ऐसे लगता है हमें कि कोई समझा दे अच्छे से तो हम बहुत आसानी से उसे समझ भी लेते हैं, हमें वर्ड समझ में आ जाते हैं, लाइन बाय लाइन हमें बात समझ में आ जाती है। तो इसीलिए बच्चों ने जो डिमांड की है उसको सप्लाई करने के लिए हम आज आपके साथ हैं। ये पूरी ल्यूसेंट की सीरीज हम साथ में तय करेंगे और इसमें ये ल्यूसेंट हमने क्यों चुनी है, इसका चुनाव करने का कारण क्या है, वाई ल्यूसेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट। ल्यूसेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और अगर मैं कोई इसमें जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी जो मैं कहूँ कि 90% और 95% तक क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं। आप कोई भी डेली का जो वनडे एग्जाम होता है आप उसको देख लें, चाहे कोई भी एग्जाम का प्री देख लें, इसमें आपका ल्यूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसीलिए ल्यूसेंट इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है और ये बहुत जरूरी है कि हम ल्यूसेंट के सारे फैक्ट्स समझें, एक बार पूरी बुक समझ लें, ये समझ लें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉन इम्पोर्टेंट है, इस बुक को टैकल कैसे करना है, क्या लर्न करना है क्या छोड़ना है, राइट। ये सब बातें अगर हम एक बार समझ जाएं किसी टीचर से तो हमारी ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। जो चीज हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं वो किसी के साथ करने से, किसी की गाइडेंस में करने से बहुत आसान हो जाती है। और इसीलिए हम इस ल्यूसेंट की सीरीज को लेके आए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि हम जो पीडीएफ है हमारी, यानी कि जो हम आपको कंटेंट देंगे वो इंग्लिश में होगा, यानी कि जो बुक पढ़ाई जाएगी वो इंग्लिश में होगी और इसके जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में प्लस इंग्लिश में होगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके कि क्या समझाया जा रहा है। ऑलराइट, और लाइन बाय लाइन हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे। और ये सबसे अच्छी चीज होती है कि बुक को एक समरी की तरह ना देकर प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया ताकि हमसे कुछ छूटे छूटे ना। एटलीस्ट वन टाइम हम पढ़ें तो हम एक बार में पूरा पढ़ जाएं, फिर हम जब सेकंड टाइम रिवाइज करें तो हमारे पास सिर्फ मटेरियल हो, फैक्ट्स हो जो हमें याद करने हैं, क्योंकि समझ का काम हम पहले एक बार कर चुके हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये सीरीज हम लोग जल्द से जल्द खत्म करें ताकि हम आगे और भी जो चीजें पढ़ने के लिए हैं वो पढ़ सकें, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, सिर्फ 4 महीने रह गए हैं और बाकी जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं नजदीक ही हैं। तो ल्यूसेंट जल्द से जल्द खत्म करना एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम उसको रिवाइज करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों में तुम लोग से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि 10 जगह मत भटकिएगा कि इधर भटके उधर भटके, कहीं इस चैनल पे कुछ देखें कहीं उस चैनल पे कुछ देखें। एक टीचर का हाथ पकड़ लीजिए, चाहे जिसका भी पकड़ना है, चाहे यहाँ पकड़िए चाहे जिसका भी पकड़िए, लेकिन एक टीचर को पकड़ लीजिए, उसकी गाइडेंस में रहिए और भटकिए नहीं। भटकने से आपका टाइम वेस्ट होता है और इस समय हमारा टाइम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अपना टाइम बचाइए। हम यहाँ पर सिर्फ ल्यूसेंट नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम ल्यूसेंट के साथ आपको 6 मंथ्स पूरा सब कुछ गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप क्या क्या करो, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सब बात बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम भटकने लगते हैं, एक ही बात की जानकारी 10 चैनल्स से लेते हैं, 10 सोर्सेस से लेते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। किसी भी एक टीचर की गाइडेंस पकड़िए, उनका कोर्स के गो थ्रू होइए और उसके बाद सिर्फ रिवीजन 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 करिए। और पीडीएफ गैदरर मत बनिए कि पीडीएफ तो बटोर ली, बुक्स बटोर ली, लेकिन हमने पढ़ा कितना, कुछ नहीं। हमने लर्न कितना किया, कुछ नहीं। हमने रिवाइज कितना किया, कुछ नहीं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए ये ल्यूसेंट सीरीज जल्दी से जल्दी हमारे साथ खत्म करके रिवीजन पे आइए। ओके, अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ल्यूसेंट की बुक की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आराम से मिल जाएगी। और जिनके पास बुक है वो बिल्कुल अपनी बुक से पढ़ें और जिनके पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे जाएं, आराम से वहां से उसको डाउनलोड कर लें। ओके, और लिंक टेलीग्राम का
आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप उसको बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छा, एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस जो भी मैं पढ़ाऊंगी, जो भी चैप्टर चल रहा होगा, उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसके रिवीजन के नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, राइट। और ये जो मैं इसका रिवीजन जब कराऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि मैम इसका ल्यूसेंट सीरीज का रिवीजन करा दीजिए, तब फिर हम रिवीजन की क्लासेस भी लेके आएंगे, और वो बहुत शॉर्ट होंगी और बहुत फैक्चुअल बेस्ड होंगी, ताकि उसमें सिर्फ आप फैक्ट 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 देखिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं डिटेल में, अब सिर्फ फैक्चुअल पार्ट रह गया है, जिसको आप देखते जाएंगे रोज रोज और जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा। हमारी वो भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट आफ्टर 100 स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं वो रिवीजन की क्लासेस भी आपके लिए बना दूंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट है यूट्यूब पे तो रहेगा ही, टेलीग्राम पे तो रहेगा ही, बट इंस्टा पे भी कोई अपडेट आता है तो वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इंस्टा पे भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज जो होगी यहाँ इस प्रोग्राम में, वो ये होगी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स हर एक चैप्टर के आपको साथ के साथ मिलेंगे। यानी कि आज अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो उसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो उसी चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। गॉट इट। वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं, क्या करना है, वो जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उसमें पूरे डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अगर ये लगता है कि मैम बहुत धीमे धीमे बोल रही हैं, देखिए हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है और बोलने वाले की भी अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक का अपना एक पेस होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको 2x पे कर सकते हैं, 1.5x पे कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी आप करना चाहते हैं तो आप 2x पे कर लीजिए, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं अपनी जब भी ये न्यूसेंट की जो भी चैप्टर शुरू करूंगी, इतना इंट्रोडक्शन मैं सबको दूंगी, हर बार दूंगी, रोज दूंगी, क्योंकि जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे उन्हें भी ये बताना जरूरी है कि वो किससे जुड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और वो ये ना समझे कि बस उनका एक बार ये न्यूसेंट खत्म कराई और बात खत्म। अब हम उनका हाथ पकड़ रहे हैं तो एंड तक पकड़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये बात सारी रोज रोज हर एक वीडियो में बताऊं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक बार सुन चुके हैं और समझ चुके हैं बात, तो आप हर बार ये इंट्रो स्किप करके सीधा चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि जो हिस्ट्री सबसे पहले हम ल्यूसेंट में शुरू कर रहे हैं, हालांकि ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें कि सारा का सारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर करती है एक साथ, लेकिन अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूसेंट की। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये समझती हूँ जरूरी कि मैं आपको ये ल्यूसेंट का जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो एक बार समझा दूं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं जो बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी कॉलेज से निकले हैं या कॉलेज के प्रिपरेशन के साथ वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल पीछे कुछ भी नहीं पता कि अगर हमारा एग्जाम मान लीजिए लगा हुआ है तो हमें प्री के लिए क्या तैयार करना चाहिए, या वनडे के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो उनको गाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी स्लाइड में एकदम शुरू से और थॉरली सारी बात समझाऊं। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिलेबस साथ के साथ बता रही हूँ कि क्या सिलेबस आता है। आप एक बार सिलेबस के गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जर्नी कितनी है, क्या पाना है और क्या नहीं पाना है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये ल्यूसेंट की सीरीज के साथ फिर रिवीजन की क्लास भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर की क्लास मिलेगी, फिर आपको घटना चक्र की क्लास भी मिलेगी। जो हमारी जो प्रीपोनिफाई हमारी जो ये कोचिंग है, उनके जो सर हैं, उनके जो ओनर हैं, वो आपको खुद घटना चक्र भी पढ़ाएंगे। यानी कि हिस्ट्री आपकी, मतलब जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं, वो कंप्लीटली एक बार में आपको पूरा पूरा मिलता जाएगा और वो कंप्लीट होता जाएगा।
आपका काम सिर्फ इतना है कि जिस समय आप ये देख रहे हो, आपका मन और आपका दिमाग कंप्लीटली इसी पे हो, एक सेकंड के लिए भी कोई और थॉट की तरफ ना चला जाए, ताकि कोई बात स्किप ना हो। तो इस जब आप इतने कंसंट्रेशन के साथ, इतने फोकस के साथ ये देखेंगे, समझेंगे, तो सारा का सारा जितना मटेरियल है वो आपके भीतर चला जाएगा। इतना फोकस आपको होना पड़ेगा। और एक बात और अच्छी, ये बात मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ, कि जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कोई भी वीडियो देखें, आप एक मन बना लीजिए, ये देख लीजिए कि वो वीडियो कितने टाइम की है, लाइक 1 आवर की है कि 2 आवर की है, और उसको एक वन गो में पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि वो जितनी बार स्प्लिट होगी, जितनी बार ब्रेक करके लेंगे, उतनी बार उस वीडियो का एसेंस टूट जाता है, राइट? तो आप एक बार में, वन गो में उस पूरी वीडियो को देखिए। इससे आपको वो चीज एक बार में अंदर चली जाएगी, और फिर आपको पीछे बार बार जाकर नहीं देखना पड़ेगा। आपका जो एक क्रम है, तारतम्य है, वो टूटता नहीं है। तो आपको पता रहता है कि हम कहाँ थे और आगे क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अब सब बातें खत्म करके सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि एंशियंट इंडिया, राइट? एंशियंट इंडिया आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस। दूसरा चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट? फिर देन है हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, और वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, द संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड वर्धन डायनेस्टी। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है हमारा एंशिएंट इंडिया में, और ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और सब फैक्ट्स भी लर्न हो जाते हैं। हमारा काम है, हम यहाँ बैठे हैं आपको सारे फैक्ट्स लर्न कराने के लिए, बस आपको साथ में चलना है और पूरा कंसंट्रेशन दिखाना है। और कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट में आपको हमें बताना है, राइट? अब मिडिएवल इंडिया की तरफ चलते हैं। अर्ली मिडिएवल पीरियड होगा इसमें, और उसके 2 पार्ट होंगे। नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड होगा, साउथ इंडिया में चोलाज एंड अदर मूवमेंट्स होंगे। सल्तनत पीरियड, द दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड अदर किंगडम्स। अच्छा, ये अभी आपको शायद हो सकता है फ्रेशर है तो आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो कि मैम क्या बोल रही हैं, बट जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर फिनिश होता जाएगा, आपको बात समझ में आती जाएगी कि हम क्या, हमने सिलेबस में देखा था और अब हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यही जरूरी समझती हूँ कि एक बार मैं आपको इस सिलेबस से गो थ्रू होके बता दूं। तो 11th में है सल्तनत पीरियड, द दिल्ली सल्तनत और विजयनगर और अदर किंगडम्स हैं। 12th में रिलीजियस मूवमेंट्स है, भक्ति मूवमेंट पहले आता है, फिर सूफी मूवमेंट आता है, एंड देन फिर नेक्स्ट मुगल पीरियड, मराठा स्टेट एंड मराठा कन्फेडरेंसी, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और यहाँ पे हमारा मिडिएवल भी फिनिश हो जाता है। फिर मॉडर्न इंडिया आता है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर, पंजाब एक्सेट्रा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, social religious movement in 19th and 20th century, freedom struggle, the revolt of 1857, moderate phase, extremist phase and the Gandhian phase, right? अब मिसलेनियस में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर एनवॉयज हैं, एब्रिविएटेड और अल्टरनेटिव नेम्स हैं, इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, रिफॉर्म्स एक्ट्स, एजुकेशनल कमिटीज कमीशन, इकोनॉमिक कमिटीज कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज कमीशंस, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस एंड गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय। मैं चाहती तो ये सिलेबस आपको फुल डिटेल में खोल खोल के विस्तार से समझा सकती थी, बट मुझे लगता है कि इस समय यहाँ इसको इतना ही समझना चाहिए। किसी को लगता है कि ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस समझना है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं अलग से इसकी वीडियो बना के समझा दूंगी। ओके, एंड अब हम अपनी ल्यूसेंट स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 2026 का लेटेस्ट एडिशन है। ओके, और ये हमारी क्लास 1 है, जिसमें ये हमारा ल्यूसेंट का फर्स्ट पेज है। ओके, अब फर्स्ट पेज में क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, राइट? तो व्हाट इज हिस्ट्री में उन्होंने क्या बताया है कि हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री क्या है,
तो ठीक है, आज ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बहुत आसान भाषा में उन्होंने हमें समझा दिया है कि जब हम पास्ट की कोई भी स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्ट्री। अच्छा, पास्ट की स्टडीज होती कैसे हैं? पास्ट की स्टडीज दो तरीके से हो सकती हैं। या तो उसमें आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सबूत हो कि भाई हमें ये खुदाई में ये चीज मिली, इसलिए हमने ये जाना कार्बन डेटिंग से कि ये इतने टाइम पहले की बात है और ऐसा ऐसा हुआ होगा। या फिर हमें कुछ लिखित में मिले कि हाँ भैया ये लिखा हुआ हमने पाया और ऐसे ऐसे बुक्स मिली हैं और उन बुक्स में ये डिटेल दे रखी है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई कभी गुप्तास आए थे, कभी अशोक आए थे, कभी पुष्यमित्र शुंग आए थे। तो उससे जितना भी जो हमारी पास में चीजें मिली हैं, चाहे लिखित में मिली हैं, चाहे केव्स में कुछ बना हुआ लिखा हुआ मिला है, और चाहे हमें कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उससे हम पास्ट का सारा उसकी स्टडी करते हैं और उनकी जानकारी को ही हम लोग हिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अच्छा, ये जो हिस्ट्री वर्ड बना है ये बना किससे है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। देखो, रिसर्च मतलब उस पर वर्क करना। मैंने कहा, पहले आपको बताया कि हमें जितने भी लिखित साक्ष्य मिले या हमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले, उसमें हम लोग उन पर रिसर्च करते हैं। फिर हम इंक्वायरी करते हैं कि भाई कार्बन डेटिंग से निकालते कितना पुराना था, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करके हमें जो भी डिटेल्स मिलती हैं वही डिटेल्स हमारी क्या हो जाती है? हिस्टोरिया, वही हो जाती है हिस्ट्री। ठीक है। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। अच्छा, ये हेरोडोटस बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे क्योंकि ये ही थे जिन्होंने सबसे पहले रियल हिस्ट्री शुरू की थी। राइट। इनको एक्चुअली भेजा गया था कि हिस्ट्री के बारे में आप जो एरिया है आसपास का ढूंढ के आइए, देख के आइए। तो उन्होंने वो जो रिसर्च की एरिया की उस समय अपने टाइम पे, उन्होंने उसको सारी बात को अपनी बुक में लिख लिया था जिसका नाम था हिस्ट्रीज। ठीक है। तो द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC to 425 BC was the first real historian of the world। जो ये हिस्टोरियन हेरोडोटस थे ग्रीक के, ये सबसे पहले जो वर्ल्ड के सबसे पहले रियल हिस्टोरियन थे। ही रोट ओनली वन बुक, द हिस्ट्रीज। ठीक है। 430 BC में उन्होंने अपनी एक ही बुक लिखी, लेकिन बुक थी बहुत दमदार जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड एंड इवेंट्स ऑफ द ग्रेको पर्शियन ग्रीक इरानियन वॉर्स। ठीक है। अब इस हिस्ट्री में था क्या कि ये लोग ग्रीक के थे, ये सर तो खुद ग्रीक के थे ना, ये हेरोडोटस। और पर्शिया से जब इनकी लड़ाई हुई या ईरानियन से जब इनकी लड़ाई हुई, तो वो सारी लड़ाइयां, सारे राजा, वहां की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र और जो भी तरीके वॉर में यूज करने वाले, वो सब उन्होंने लिखे। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई उस समय चल क्या रहा था। तोप थी कि नहीं थी, हाथों से लड़ते थे कि हथियारों से लड़ते थे, हथियार पत्थर के थे या लोहे के थे। तो ये सारी जानकारी हमें इनकी बुक से मिलती है। इट वॉज द रोमन फिलोसफर सिसरो 106 BC to 43 BC who first of all called Herodotus the father of history। ठीक है। ये जो रोमन फिलोसफर थे सिसरो, सबसे पहले इन्होंने ही हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री बोला, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की, तो इनका नाम ही सबसे पहले आ गया कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे। द जर्मन हिस्टोरियन। अच्छा, अब ग्रीक की सारी बातें खत्म, अब जर्मनी की बात शुरू करते हैं। तो जर्मनी के हिस्टोरियन जो थे लियोपोल्ड वॉन रेंके। ठीक है। 1795 to 1886 AD इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री है लेकिन ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरू होती है तो लियोपोल्ड वॉन रेंके जी का नाम लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू रेंके, द टास्क ऑफ हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज। तो रेंके भी ये कहते हैं कि हिस्टोरियन का जो एक टास्क है वो क्या है कि जैसी जैसी हिस्ट्री उसने पढ़ी है, जैसा जैसा पास्ट एक्चुअल में था, बिल्कुल वैसे ही आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपनी तरफ से वर्ड्स ना जोड़ें, अपने ख्याली पुलाव बीच में ना डालें कि ऐसा मिला तो ऐसा हुआ होगा। बस जैसा वो था वैसा आप उसको डिस्क्राइब कर दें, यही हिस्ट्री होती है। अब ये जो जर्मन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन जर्मन वर्ड्स का, ये यहाँ से यहाँ तक ये जर्मन वर्ड्स हैं। इन जर्मन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन दे रखा है व्हाट इट द पास्ट एक्चुअली वाज, के
जैसा ही एक्चुअली में पास्ट था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और ये आपको लियोपोल्ड वॉन रैंके बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, द जर्मन फिलोसफर एंड प्रोपाउंडर ऑफ थीसिस एंटीसिस एंड सिंथेसिस थ्योरी। ये जो थ्योरी है हेगल 1770 1831 एडी वंस सेट। अच्छा क्या है, ये जर्मन फिलोसफर और जो प्रोपाउंडर थे, हेगल नाम था उनका, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या थी, थीसिस एंटीसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बार ये कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री खुद को दोहराती है, ठीक है। हिस्ट्री खुद को दोहराती है। लेटर ऑन जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर कार्ल मार्क्स 1818 1883 एडी एक्सटेंडेड द लाइन एंड आगे जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस लाइन को बढ़ा दिया। किस लाइन को, ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ को बढ़ा दिया। क्या कहा अब उन्होंने, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकेंड एज फार्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, पहले एक ट्रेजेडी की तरह और फिर एक मजाक की तरह, ठीक है। यानी कि आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपसे पहली बार कोई गलती होती है, आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बड़ा गलत हो गया, आपको बहुत पश्चाताप होता है, दुख होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वही गलती अगर आपसे घट जाती है तो आपको क्या लगता है, आप उसी सेम बात पे हंसने लगते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि पहले ट्रेजेडी की तरह और फिर एक भद्दे मजाक की तरह हमें जो हिस्ट्री है वो रिपीट करती है खुद को। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार 1892 1982 18, जो अब देखिए ये सब ग्रीक भी खत्म, जर्मन भी खत्म, अब ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात चल रही है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार, उन्होंने क्या कहा, हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन between the historians and his facts and unending dialogue between the present and the past। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री होती है ना, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, किसके किसके बीच में, एक हिस्टोरियन के बीच में और उसके फैक्ट्स के बीच में, और ये चलती रहती है। प्रेजेंट में जो हिस्टोरियन बैठा हुआ है पास्ट के फैक्ट्स को देख रहा है, समझ रहा है, और एक अनएंडिंग डायलॉग में वो चला जाता है, और इनका ही आपस में जो ये इंटरेक्शन होता है यही कहलाता है हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको अब इस पेज पे ये सब समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या होती है और उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, कौन कौन से प्रोपाउंडर्स थे, कौन कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने हमें ये बताया कि हिस्ट्री क्या होती है। लाइक हमारे पास सबसे पहले हेरोडोटस आए, फिर हमारे पास लियोपोल्ड वॉन रैंके आए, फिर हमारे पास हेगल आए, एंड देन फिर हमारे पास E.H. कार आए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में अब ये बता रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी, वो हिस्ट्री को अगर डेट में लगाना हो, डेट वाइज समझाना हो, तो हम कैसे समझाएंगे। तो इसको समझाने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका उन्होंने बनाया, क्योंकि हिस्ट्री कब से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, जब धरती बनी होगी तभी से कुछ हिस्ट्री की शुरुआत हो गई होगी। वो सब हमें ज्योग्राफी में पता चलता है कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे धरती बनी और हमारा वायुमंडल बना, ठीक है। तो वो चलिए हिस्ट्री की बात होगी, लेकिन कभी ना कभी तो इंसान की शुरुआत हुई होगी ना, और वहां से हमें हिस्ट्री पढ़नी है। तो अब जब हमें वहां से हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें एग्जैक्ट उस समय का टाइम का अनुमान नहीं पता चलता। तो इन्होंने हिस्ट्री को डेट करने के लिए, डेटिंग दिखाने के लिए उसका सिस्टम एक बनाया, और उस सिस्टम में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं, ठीक, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो अभी पैदा हुए थे, तो इसलिए उन्होंने इसको, अंग्रेजों ने जीसस क्राइस्ट के टाइम को ही लिया। यहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, और फिर जब वो इधर बढ़े, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और 1 साल के हो गए, तो उन्होंने क्या कहा कि पहला साल आ गया, फिर दो किया तो दूसरा साल आ गया, ऐसे करते 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 आज हमारे पास क्या आ गया है, 2026 आ गया है, ठीक। तो हमारे पास इस 0 से लेके 2026 तक पूरी हिस्ट्री है, अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं और हमें पूरा उसका ज्ञान है। लेकिन अब हम चलते हैं पीछे। अब हम पीछे जब जाएंगे तो हमारा ये जो पीछे का टाइम है, ये 0 से लेके 1, तो पहला साल हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे करते 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 5000 साल,
10,000 साल, जितने मर्जी साल पीछे ले जाइए। तो जो हमारी हिस्ट्री पीछे का हमें जहां तक ज्ञान है वहां तक हम उसको ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसके पीछे भी कोई ज्ञान हो सकता है इन फ्यूचर कभी हमें कोई ऐसा आर्टिफैक्ट मिल जाए, कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल सामान मिल जाए जिससे हमें ये पता चले कि भाई कार्बन डेटिंग पे पता चले कि इससे भी पहले कभी कुछ था, तो अब हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, हमारे पास पीछे पूरी लाइन है, जहां मर्जी उसको लगा दिया जाए। जहां मर्जी इन द सेंस कि जहां तक है उससे आगे भी हम चल के उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब जो हम इधर चलते हैं उसको बोलते हैं एडी। ठीक, और जब हम इधर चलते हैं तो उसको बोलते हैं बीसी। ठीक, अब इनका मतलब क्या है? बीसी का मतलब होता है बी बिफोर सी क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन? जीसस क्राइस्ट। तो बिफोर बीसी जीसस क्राइस्ट आए तो उनसे पहले का टाइम बीसी हो गया। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय वो कहते हैं कि ये उनका जन्म का समय ही हमारा समय है, तो उसको कहते हैं वो एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब जीसस के जन्म का समय। ठीक, हम उसी ईयर्स में जी रहे हैं जिस समय हमारे जीसस हमारे साथ हैं, तो ये एनो डोमिनी होता है। अच्छा, इन दोनों को और भी कुछ नाम से बताते हैं। ठीक, वो नाम क्या है? सीई। ठीक, सीई मतलब कॉमन एरा। और इधर क्या है? बी सी ई मतलब कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अ, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे बता रहे हैं कि बीसी और एडी कैसे निकालते हैं। ठीक, बीसी और एडी कैसे निकालते हैं? बीसी इज द एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, बीसी इज द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जो हमारे पास ईयर्स रहते हैं ये वाले, ये सारे क्या होते हैं? ये बीसी होते हैं। और दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। जो मैंने ये बात ये सारी समझा दी है, अब वो आप यहाँ वर्ड्स में समझ रहे हैं। सो द इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट। तो जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उससे पहले का जितना भी समय है वो सारा कहलाता है बिफोर क्राइस्ट। एंड इट इज डिनोटेड बाय एज बीसी इन शॉर्ट। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। ईजी, क्या ईजी है? एग्जाम्पल है, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 562 बीसी। अब देखिए, गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तब हमारे पास फैक्ट्स जो थे वो डेट लाइन जो है वो बीसी में है, यानी कि इधर की तरफ है। ठीक, 563 बीसी में पैदा हुए थे एंड डाइड इन 483 बीसी। अब ये 483 कैसे हुआ ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3। अगर मैं बोलूं कि वो 3 में पैदा हुए थे, 3 बीसी में पैदा हुए थे, तो मरने के लिए अब हम 5 बीसी या 6 बीसी बोलें या हम 1 बीसी बोलें? बताइए, आप कमेंट में नीचे करके बताइए, मुझे समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। और ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसलिए जरूर बताइए कि आपको बात समझ में आ रही है। राइट, तो अब जब हम 3 में पैदा हुए तो 1 में ही मरेंगे। अगर हमने कह दिया कि 3 बीसी में पैदा हुए और 5 बीसी में मर गए, तो ये 5 बीसी देखिए पीछे चला गया है। हमें पीछे नहीं जाना है, इंसान का जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। और इसमें हम लोग यहीं से आगे, यहाँ ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और इसमें भी ऐसे ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एरो लगा हुआ है। और तो इसलिए ये इसीलिए देखिए, जब बीसी में बड़ा नंबर पहले, बड़ा नंबर देखिए, बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, छोटा नंबर बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर पहले आ गया और ये छोटा नंबर बाद में आ गया। आई होप इसमें आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कंफ्यूजन होती है तो शॉर्ट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको बस कमेंट करना है कि मैं दोबारा समझा दूं। पूरी वीडियो तो नहीं समझा सकते, लेकिन आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम हुई उसका एक शॉर्ट जरूर बन जाएगा और मैं आपको दोबारा वो बात फिर से समझा दूंगी। अगर आपको ये लगता है कि तब भी नहीं समझ में आ रहा, लाइव आके समझाइए तो मैं तब भी समझा दूंगी। ठीक है, वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान था ये, इसमें समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं ऐसा मानती हूँ। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बोर्न इन 356 बीसी एंड डाइड इन 320 केबीसी। ठीक है, तो ये देखिए, फिर बड़ा नंबर पहले है और छोटा नंबर बाद में। फिर 356 बीसी में वो पैदा हुए थे और 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइट हो गए थे। अब एडी की बात करते हैं। एडी क्या होता है? एडी इज द एक्रोनिम। एडी क्या है? एक्रोनिम है एनो डोमिनी का। ये एनो डोमिनी मैंने यहाँ पे अभी समझाया था पूरा कि एनो डोमिनी क्या है।
यानी कि जीसस के बर्थ का समय। दिस इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब जीसस क्राइस्ट यानी हमारे जो लॉर्ड हैं उनके जन्म के समय का जो ईयर है, उनके जन्म वर्ष में हम हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है एडी। ठीक है, सो द ईयर्स बिगिनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी। बस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ जो ईयर्स शुरू हो जाते हैं वो एनो डोमिनी होते हैं, एंड इट इज डिनोटेड एज एडी इन शॉर्ट। तो एडी में आपको शॉर्ट में एडी आप उससे डिनोट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड इन 30 एडी। अब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तो उसके बाद उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, और इसी की प्रोसेस को क्रूसिफाइड कहते हैं। तो क्रूसिफाइड जब किया गया तो वो 30 एडी में उनको सूली पर चढ़ाया गया था। कुशाना रूलर कनिष्क असेंडेड द थ्रोन इन 78 एडी। अब जो कुशान रूलर कनिष्क था वो उनको सिंहासन पे कब बैठाया गया था, 78 एडी में। हजरत मोहम्मद वाज बोर्न इन 570 एडी। ठीक है, हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए थे, 570 एडी में, एंड डाइड इन 632 एडी। अब देखिए, अब हम लोग एडी में आ चुके हैं। एडी मतलब सीधा सीधा जैसे जो हम अब जी रहे हैं। तो 570 छोटा नंबर, अब बड़ा नंबर अपने आप इधर आ गया। ठीक है, टाइमलाइन क्या है, द लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइमलाइन। अब ये है, इसी को टाइमलाइन कहते हैं, ये इन्होंने बना रखा है ना पूरा, इसी को टाइमलाइन कहते हैं। तो द लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये डिस्प्लेइंग द इवेंट्स, इवेंट्स को डिस्प्ले कर रही है कि 1 BC में ये हुआ, 2 BC में ये हुआ। तो पास के टाइम के जो इवेंट्स को जो लाइन डिस्क्राइब करती है, दिखाती है, उसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम द एबव मेंशन्ड टाइमलाइन। अब जो ये ऊपर हमें जो टाइमलाइन बताई गई थी, यहाँ पर भी समझने के लिए हमने इसको लगाया है। ये देखिए, जो एबव मेंशन्ड लाइन टाइमलाइन बताई थी, इट इज क्लियर दैट द इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। यानी कि जो जीसस क्राइस्ट से पहले के जो ईयर्स हैं, उनके बर्थ से पहले के जो ईयर्स हैं, वो क्या किए जाते हैं, काउंटेड बैकवर्ड, पीछे की तरफ उनको गिना जाता है। जैसे कि क्या है, देखिए क्या है, 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, एंड इस तरह से सो ऑन 500 BC। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 1 BC इज 2 BC। यानी अगर हम कहें कि 1 BC से पहले क्या आता है, तो अब हम 0 या कुछ और नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 2 BC आता है। 1 BC से पहले 2 BC आता है। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 2 BC इज 3 BC। ठीक है, अब जो मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 2 BC है, तो 2 BC से पहले 3 BC आता है। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 3 BC इज 4 BC। अब पूरे पैराग्राफ में वो आपको यही समझा रहे हैं कि 3 BC से पहले 4 BC आता है, 4 BC से पहले 5 BC आता है। तो दूसरे वर्ड्स में वो क्या कहना चाहते हैं, फर्स्टली द ईयर ऑफ 5 BC पास्ट, आफ्टर दैट 4 BC। यानी कि सबसे पहले 5 BC आया, फिर 4 BC आया, फिर 3 BC आया, फिर 2 BC आया, और लास्ट में 1 BC आया। तो ये बात मैं आपको पूरा पहले प्रैक्टिकल में समझा चुकी हूँ, इन्होंने थ्योरी में लिख के आपको समझा रहे हैं। इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है, इट इज लाइक बैकवर्ड काउंटिंग। हाँ, यही है कि जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये बैकवर्ड काउंटिंग चलती पीछे की तरफ, जैसे 98, 99, 100 एंड सो ऑन। Now, if anyone raises a question that which year is the first one and which year is the last one in 500 BC and 2000 BC, तो पहले तो आप बताइए कि 500 BC पहले आएगा कि 2000 BC पहले आएगा, बताइए। ऑब्वियस, ये देखिए, ये रहा 500 BC। अब चलिए इधर ही चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब BC में है, तो पीछे उधर जाएंगे तो 2000 BC आप यहाँ लिखेंगे, राइट। तो 2000 BC में क्या होगा, 2000 BC पहले आएगा। गॉट इट। और 2000 BC अगर पहले आएगा, और यही वो पूछना चाह रहे हैं कि 2000 BC पहले आएगा या 500 BC पहले आएगा, then the right answer will be 2000 BC is the first one and 500 BC is the last one. 500 BC बाद में आएगा। It means firstly 2000 BC passed and after that 500 BC appeared. ठीक है, फ्रॉम द above mentioned timeline, ऊपर जो ये टाइमलाइन उन्होंने समझाई, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड फॉरवर्ड।
ये बहुत अच्छा है, बता रहे हैं कि आगे क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट का जब टाइम आएगा तो अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग नहीं करनी, अब हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। इट इम्प्लाइज दैट द मीनिंग ऑफ 1 ईयर आफ्टर 180 इज 280, यानी कि 180 के बाद 280 आएगा, वही 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 5, ठीक है। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इट इज लाइक फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि बस अब ये फॉरवर्ड की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हुए हम लोग 2026 तक आज पहुंच चुके हैं। नाउ इफ एनीवन रेजेस अ क्वेश्चन, अब एक कोई क्वेश्चन उठाता है दैट विच ईयर इज फर्स्ट वन एंड विच ईयर इज लास्ट वन। अब यहाँ तो आई होप कि मुझे कुछ नहीं कहने की जरूरत, क्योंकि जो है 500 एडी पहले आएगा एंड 2000 एडी बाद में आएगा। राइट आंसर देखिए 500 इज द फर्स्ट वन एंड 2000 एडी इज द लास्ट वन, ठीक है। It means firstly the year 500 AD passed and after that 2000 AD appeared, यानी पहले 500 AD गया और फिर 2000 AD आएगा, ठीक है। और ये आपको पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई होगी, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी ऐसी बात है जो समझने से रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए अब टाइम ग्लॉसरी की बात की जा रही है। द ग्लॉसरी रिलेटिंग टू टाइम इज नोन एज टाइम ग्लॉसरी। जो टाइम से रिलेटेड ग्लॉसरी है उसको टाइम ग्लॉसरी कहते हैं। क्या है? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द टाइम आर। अच्छा, कुछ ग्लॉसरी से यहाँ बस वो यही मीनिंग कह रहे हैं कि ये, ठीक है, ये आपने उनके जो किसी भी भाषा को, किसी भी बात को समझाने के लिए उससे कुछ टर्म्स होते हैं। लाइक कंप्यूटर समझाना है तो उससे कुछ टर्म्स हैं, लाइक माउस है या केबी है, जीबी है। तो इसी तरह अगर टाइम को समझाना है तो हमारे पास डेकेड है, फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, सेंचुरी, मिलेनियम। अब ये समझते हैं कि ये क्या है। डेकेड मतलब दशक, ठीक है। दशक मतलब 10 साल का समय, दश मतलब 10, 10 साल के समय को डेकेड कहते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी, सेंचुरी होती है 100 साल की, ठीक। ये देखिए ये सेंचुरी है जिसका मतलब है द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी 100 साल की होती है। अब उसके फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो पहले पहले के 50 साल यानी 1 से लेके 50 तक फर्स्ट हाफ हो गया। देखिए द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी आई द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 50th ईयर, ठीक है। अब सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा? लास्ट 50 ईयर्स यानी कि बाद के 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी आई द पीरियड फ्रॉम 51st ईयर टू 100 ईयर। 51 ईयर से 100 ईयर तक के बाद के जो होंगे ईयर्स वो क्या कहलाते हैं? वो सेकेंड हाफ से कहलाते हैं ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी मैंने बता ही दिया है। मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स होते हैं। 1000 ईयर के समय को मिलेनियम कहा जाता है। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है सिरका, ठीक है। ये सिरका वो नहीं है जो मैगी में डाला जाता है या चाउमीन में डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड सरका। अब सरका का मतलब क्या होता है? लगभग, तकरीबन, आसपास, राइट, या फिर समवेयर क्लोज टू दैट। यानी कि कोई चीज हमें नहीं पता है अगर, तो उसका एग्जैक्ट टाइम हमारे पास नहीं पता तो हम लोग क्या कहते हैं? लगभग उसके पास, वो जो टाइम था उस टाइम के आसपास की बात। जब ऐसा कुछ बताना हो, जब हम श्योर नहीं है तो हम लोग सर का वर्ड का यूज करते हैं। कैसे? इफ द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, देन द वर्ड सरका इज यूज विद द डेट। उस डेट के आगे आप सरका लगा दो, क्योंकि हमने कहा कि हम जब बीसी की तरफ जाते हैं तो हम श्योर कम होना शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब हम एडी से शुरू करते हैं तब तो हम बहुत ज्यादा श्योर हैं कि ये एकदम सही बात है, राइट, क्योंकि हमें उसके प्रूफ मिलते हैं कि ये हुआ था, ठीक। तो क्या है? इन शॉर्ट सिरका इज डिनोटेड एज अ सीए और सी। जब सीए आपको किसी भी, जिस तरह से ये एक टाइम पीरियड दे रखा है उसके पहले सी लिखा हुआ है, तो अब हम सोचते न रहे कि ये क्या है, तो उन्होंने समझा दिया है कि 1500 बीसी से 600 बीसी में क्या आया था? द वैदिक कल्चर आया था। वैदिक कल्चर पीरियड को इससे डिनोट करते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी। लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली यही टाइमलाइन थी। हालांकि काफी हद तक हम लोगों ने निकाला है कि यही टाइमलाइन थी, फिर भी हम लोग इसके आगे एक छोटा सा वर्ड डाल देते हैं सी, जिससे हमें ये रहे कि हाँ हम एकदम श्योर नहीं है, ठीक है। तो द वैदिक कल्चर पीरियड मीन्स दैट द एग्जैक्ट डेट ऑफ वैदिक कल्चर पीरियड इज नॉट नोन, बट इट सी 1500 BC 600 BC इज समवेयर क्लोज टू दैट। यानी कि वैदिक कल्चर का हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, इसलिए हम लोगों ने उसके आगे सी लगा दिए कि लगभग लगभग, ये देखिए समवेयर क्लोज टू दैट, कहीं ना कहीं उसके आसपास, ठीक है। तो सर का आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी जो है 20th सेंचुरी एडी,
का फर्स्ट डेकेड क्या होगा। देखिए 20th सेंचुरी मतलब कि जब हम 1 लिखते हैं और 1 से आगे हम जब 1 से लेके पूरे 99 तक जाते हैं और 99 तक जाने के बाद जब हम उसको 100 तक लेके जाते हैं तो हमारा पहले 100 साल हो जाते हैं। और वो पहले 100 साल हमारा क्या हो जाता है, वो पहले 100 साल हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो पहले 100 साल हमारे, ठीक है। 1 से लेके आपने 100 तक गए, वो पहले 100 साल हमारे क्या बन गए। अब इसके बाद आएगा 101, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट से लेके 100 तक जाने पर हमारी फर्स्ट सेंचुरी, पहली सेंचुरी बन गई, पहले 100 साल हो गए। अब 101 से लेके 200 तक जाएंगे तो हमारी सेकेंड सेंचुरी बन गई। फिर इसी तरह से 200 से लेके हम 300 तक जाएंगे तो हमारी थर्ड सेंचुरी बन गई। इसी तरह करते करते अगर हम 1900 से लेके 1999 तक जाएंगे तो हमारी 20th सेंचुरी बन गई। ठीक है, ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो यही वो ये कह रहे हैं कि जब 1901 की सेंचुरी है, 1901 से 1910 तक जाएंगे तो सेंचुरी कौन सी बनी, सेंचुरी बनी 20th सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी बनी 20th, 19 के बाद वैसे भी 20 आता है। और 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड यानी पहला दशक, पहले 10 साल, तो पहले 10 साल क्या हो गए 1901 से 1910। इसी तरह 20th सेंचुरी एडी हो गई, उसका फर्स्ट डेकेड बताना है। तो 20th सेंचुरी मतलब अभी भी 1900 वाला ईयर चल रहा है, तो 1941 से 1950 एडी उसका पहला जो फर्स्ट डेकेड है वो यही हो गया 41 से। डेकेड मतलब फिफ्थ डेकेड की बात हो रही है, यानी कि पांचवा डेकेड यही होगा ना 41 से लेके 50 तक। ठीक है, एंड देन 8th डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 71 से लेके 80 तक 8th डेकेड हो गया। और लास्ट डेकेड हो गया 91 से लेके 2000 तक। तो इस तरह से डेकेड को हम बताते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी अगेन क्या हो गया, वही 1900 वाला ईयर सारे 20th सेंचुरी में चले गए और उसका फर्स्ट हाफ यानी कि 1 से लेके 50 तक। तो ये 1901 से 1950 इसका फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ क्या होगा 20th सेंचुरी का 1951 से 2000 एडी। अब 6th सेंचुरी बीसी मींस अब देखिए अब आपका उल्टा चलना है। अब बीसी की बात आ गई। बीसी में उन्होंने क्या कहा 6th सेंचुरी यानी कि 500 के ईयर। ये तो भाई कॉमन बात है, इधर चले चाहे उधर चले, सेंचुरी बनेगी तो ऐसे ही। तो 500 से लेके 590 तक आप 599 तक आपके क्या हो गया 6th सेंचुरी बनी। लेकिन बीसी अगर लगा है तो अब हम पीछे जाएंगे 500 बीसी से 600 बीसी, इस तरह हमें लिखना पड़ेगा 600 बीसी से 501 बीसी। ठीक है, उल्टा हमें चलना होता है, उल्टा ही लिखना भी होता है बीसी में। इसी तरह 4th सेंचुरी बीसी मीन्स 400 बीसी से 301 बीसी। 16th सेंचुरी एडी मीन्स अब एडी पे आ गया, एडी की 16th सेंचुरी मतलब 1500 वाले सारे साल 16th सेंचुरी में चले गए। तो 1501 से लेके 1600 एडी। ठीक है, इसी तरह 20th सेंचुरी एडी वही 1901 से 2000 एडी तक। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड मिलेनियम बीसी। अभी मैंने आपको ये समझाया था मिलेनियम क्या होता है। मिलेनियम क्या होता है बेटा, मिलेनियम होता है 1000 साल, यानी कि देखिए 1000 से 2000 तक। पहले हम ये आपको एडी समझाते हैं। फर्स्ट मिलेनियम एडी क्या मतलब 1 एडी से लेके 1000 तक क्या हो गया सारे 1000 साल हो गए। तो फर्स्ट मिलेनियम से लेके 180 से 1000 तक आपके फर्स्ट मिलेनियम हो गया। इसी तरह सेकंड मिलेनियम क्या हो जाएगा 1001 एडी से लेके 2000 एडी तक आपका सेकंड मिलेनियम हो गया। अब बीसी पे चलते हैं। फर्स्ट मिलेनियम बीसी इसी तरह से हो गया कि ये 1 बीसी और 1 से 1000, यानी कि अब लिखना उल्टा है 1000 बीसी से 1 बीसी तक। और सेकंड मिलेनियम क्या हुआ 2000 बीसी से 1001 बीसी तक। आई होप आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई है कि टाइमलाइन क्या होती है हिस्ट्री में, डेट को कैसे बताते हैं, क्या क्या मिलेनियम होता है, क्या सिरका होता है, क्या सेंचुरी होती है। ये बात इसलिए समझना जरूरी है
कि हमें कोई हिस्टोरियन तो नहीं बनना, लेकिन हमें आगे जब टाइमलाइंस दी होंगी, जगह जगह डेट्स आती हैं, टाइम्स आते हैं, और किसी के साथ एडी लिखा है, किसी के साथ सीई लिखा है, तो हम ये ना सोचते नहीं कि ये कब की बात है, क्या कह रहे हैं, हमें सारी बात समझ में आए। तो इसलिए अब हम लोगों ने टाइमलाइन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रिड। अच्छा, तो बात करते हैं डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। यहाँ बच्चों एक पेज जो अभी हमारा है वो रह गया है, वो मैं आपको, वो एराज का एराज पढ़ाए गए हैं उसमें कि किस समय क्या एरा चल रहा था, मैं आपको वो फिर पढ़ा दूंगी। बट अभी आप ये पढ़िए कि डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है बेटा, जो भी अंग्रेजों के कैलेंडर हैं उनको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, जो इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे 25 जनवरी या 2 ऑफ अगस्त ऑफ 2026, ये जो जितने भी ये इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी हम लोग ने इंग्लिश कैलेंडर को अपनाया हुआ है और उसके तहत हमारी डेटलाइन चलती है। तो जूलियन कैलेंडर क्या होता है, इंट्रोड्यूस इन 46 बीसी, ये भी बिफोर क्राइस्ट आया था बाय रोमन किंग जूलियस सीजर। बहुत फेमस जूलियस सीजर किंग थे, उन्होंने ये जब वो थ्रोन पे असेंड हुए, उन्होंने ये कैलेंडर लेके आए थे और ये कैलेंडर को उन्होंने अपना नाम दिया जूलियन कैलेंडर। ये 46 बीसी से शुरू होता है। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर आ गया, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियंस का बोलबाला था, तो उन्होंने क्या किया कि इंट्रोड्यूस्ड इन 527 एडी। 46 बीसी के बाद ये देखिए एडी में आया, और बाय मोर डायोनिसियस एक्जिगुस। ठीक है, उनके ये जो मॉन्क थे, ये मॉन्क थे, ये किंग थे, ये मॉन्क थे, इन्होंने ये क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया। फिर क्या हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। अब यही कैलेंडर इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, सारी दुनिया में यही कैलेंडर चलता है। क्या है, इंट्रोड्यूस इन 1582 एडी बाय रोमन पोप ग्रेगोरियन, दिस इज कॉल्ड 13। तो जो रोम के पोप थे ग्रेगोरी 13, उन्होंने क्या किया, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने। ठीक है, इसके तहत क्या है, देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फ्रॉम क्रिश्चियन कैलेंडर एंड क्रिश्चियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फ्रॉम द जूलियन कैलेंडर। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी को ही एक्सटेंड किया गया है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, ये वाला कैलेंडर आ गया। फिर जूलियन कैलेंडर था, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, तो क्रिश्चियन कैलेंडर आ गया। फाइनली हमें कौन सा कैलेंडर मिला, ग्रेगोरियन कैलेंडर मिला। इट मीन्स दीज कैलेंडर्स आर लूजली सम सिनोनिम्स टू वन अनदर, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और फाइनल हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर मिलता है। नेक्स्ट क्या है, द एराज except Vikrama, Saka and Hejri era are either vanished in course of time or still in use in specific regions। देखिए, जो एरास चल रहे हैं, एरा मतलब युग, या इस समय के इस युगों के कैलेंडर अपने अपने, जैसे विक्रमादित्य जो राजा थे, उन्होंने अपना कैलेंडर लाया था, तो विक्रम कैलेंडर, शक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, बस कहीं ना कहीं आज की डेट में यही कैलेंडर बचे हैं जो चल रहे हैं। नहीं तो लगभग सारे कैलेंडर वैनिश्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और या फिर अगर किसी का अपना क्षेत्र है और उसमें वो मान के चल रहा है कि भाई हम तो अपना कैलेंडर नहीं छोड़ेंगे, तो वो स्पेसिफिक रीजन में वो चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेशनल कैलेंडर। अब हमारे ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा जो भारत है वो कौन से कैलेंडर को लेके चल रहा है। तो देखिए, हमारा भारत सप्त संवत is used in some government sectors customarily officially। ठीक है, customarily means officially। तो जो शक संवत है वो हमारे गवर्नमेंट में यूज किया जाता है ऑफिशियली, वेयर एज ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज एवरीवेयर प्रैक्टिकली। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो क्या है, प्रैक्टिकली हर जगह यूज किया जाता है। मैंने कहा ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया भर में छाया हुआ है, इसी के हिसाब से लोग न्यू ईयर मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम अपने न्यू ईयर की तरफ चले जाएं, तो हमारा शक संवत के हिसाब से हम अपना न्यू ईयर मनाते हैं, जो कि अप्रैल में आता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एराज। अब आपको क्या बताना है, एराज का
कन्वर्जन बताना है, यानी कि भाई अब हम लोग ये कैसे जाने कि किस सन में, मतलब किस कैलेंडर का कौन सा ईयर किसी दूसरे कैलेंडर के कौन से ईयर से मैच करेगा। ये मैच नहीं कराया तो हम लोग की टाइमलाइन सब इधर उधर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूलाज दे दिए हैं कि अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेबल एनी एरा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एरा। अब जो ये टेबल उन्होंने दे रखा है वो बताते हैं कौन सा है, और उसके तहत आप कन्वर्ट करके एरा को जान सकते हैं। ठीक है। अब इसके तहत ये एक आपकी बुक में जो भी एराज लिखे गए हैं जिसमें लिखा है कि किस तरह से चेंज किया जाता है, ये मैं आपको फिर समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री, यानी कि हमारी हिस्ट्री कैसे कैसे उसका विकास हुआ, कैसे कैसे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जो हिस्ट्री है जी, ये तीन पार्ट में बांटी थी, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ठीक है। प्री हिस्टोरिक मतलब जहां पर बिल्कुल भी कोई भी रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है, यानी कि कुछ लिखित में हमें मिल जाता जिसको हम समझ लेते तो हमें आसानी हो जाती, लेकिन हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, जहां पे कुछ रिटर्न में मिला तो है कि हाँ यहाँ पे रिटर्न में मिला है हमको, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, उसका जो अगर आर्कियोलॉजिकल उसकी बात करें कि भाई कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी मिल जाते तो प्रूफ हो जाता। जैसे अगर किसी बुक में लिखा है कि वहां पे सोने की मोहर थी या सोने के घड़े बनाए जाते थे, अब सोने का एक घड़ा या कुछ हमें उसकी सोने की कोई मुद्रा मिल जाए तो हम भाई मान लें, लेकिन अब ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक में डाल दिया गया। अब हिस्ट्री एक सबसे जो है जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी पीरियड है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सब चीज लिखित में भी मिल रही है और साथ के साथ हमें उसके आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी मिलते जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूं क्या होता है। खुदाई के समय जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के तहत आती हैं। ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री कितने में पार्ट में बढ़ गई, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसका ईयर भी देख लीजिए, 3000 BC, देखिए 2.5 मिलियन, देखिए पीछे से चल रहा है, बड़ा नंबर पीछे है, तो 2.5 मिलियन से 300 BC तक हमारा प्री हिस्ट्रिक होता है। 3000 से लेके 600 BC तक हमारा प्रोटो हिस्ट्रिक होता है। 600 BC से लेके प्रेजेंट तक हमारा हिस्ट्री है, यानी कि आज तक। प्रेजेंट मतलब हमारा आज, हमारा प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यानी कि 2026। ठीक है, 2026 तक हमारा प्रेजेंट तक ये हिस्ट्री ही हिस्ट्री है, यानी कि अभी जो कुछ बीते साल जिसमें हम जी रहे हैं हम कहते हैं वो तो हिस्ट्री नहीं है। हम जब चले जाएंगे बेटा तो हमारे बाद वही हिस्ट्री बन जाएगा। ठीक है। तो ये प्री हिस्टोरिक एज में तीन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्टोन एज। ठीक है। स्टोन एज क्या है, स्टोन एज को ही लिथिक भी बोला जाता है, यानी कि पत्थरों का युग, क्योंकि उस समय हमें कोई धातु तो मिली नहीं थी, ना कोई मेटल मिला था, तो इसलिए हमारा वो टाइम पत्थरों का ही था। पत्थर से ही कुछ बना रहे हैं, पत्थर से कोई कई हथियार बन रहे हैं, पत्थर से ही जो है प्लेट बन रही है, जो भी वो अपना बर्तन यूज कर रहे हैं सब पत्थर का बन रहा है। तो ये जो स्टोन एज है ये तीन पार्ट में बटी हुई है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियोलिथिक वही 2.5 मिलियन से 10,000 BC, मेसोलिथिक 10,000 से 6,000 एंड नियोलिथिक 6,000 से 4,000। लर्न कैसे करेंगे, पेल पेल मतलब देखिए किसी का चेहरा जब पेल हो जाता है, पुराना हो जाता है, पीला पड़ने लगता है तो कैसा लगता है, तो पेलियोलिथिक मतलब बहुत पुराना, मीजो मतलब मध्य का, मिडिल, तो मेसोलिथिक, और नियो मतलब नया। ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री स्टेजेस है इसको। और इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो ये हमारा स्टोन एज है इसमें पेलियोलिथिक एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक वही 2.5 से 10,000 BC,
मिडिल पैलियोलिथिक 10,000 से 4,000 40,000 बीसी और 40,000 बीसी 10,000 बीसी अपर पैलियोलिथिक। अब जो सबसे पुराना है लोअर पैलियोलिथिक, उसमें हमको दो कल्चर मिलते हैं, एक सोन कल्चर, एक मद्रास कल्चर। मद्रास कल्चर हमारे भारत के साउथ साइड में पड़ता है और सोन कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के पार्ट में सोन कल्चर मिलता है, जहाँ पे जो सोन रिवर बहती थी, इंडस रिवर वैली में जो एक ट्रिब्यूटरी थी सोन रिवर, वो वहां का जितना भी कल्चर है वो सारा कल्चर लोअर पैलियोलिथिक में आता है। ठीक है। अब प्रोटोहिस्ट्रिक की बात करते हैं। प्रोटोहिस्ट्रिक में चाल्कोलिथिक ले जाती है। चाल्कोलिथिक मतलब चाल्को मतलब क्या होता है? कॉपर। यानी कि जब प्रोटोहिस्ट्री आ गई थी तब हमारे पास धातु मिल गई थी और ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि हमें कोई मेटल मिल गया, क्योंकि मेटल के मिलते ही फिर आगे विकास शुरू हो गया। तो हमें यहाँ पे कॉपर मिला। जब कॉपर मिला तो ये पूरी एज कहलाई चाल्कोलिथिक एज, क्योंकि कॉपर के मिलने से अपनी ही एक स्टोरी बनी। फिर टिन मिला, फिर इस तरह से आयरन बना और आयरन एज शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? फिर लंबी लंबी बात बन गई जब लोगों ने लड़ना सीख लिया और अपने हथियार बना लिए, फिर वर्चस्व की लड़ाइयां शुरू हो गई। तो ये प्रोटोहिस्ट्रिक में पूरा है। मेगालिथिक क्या होता है? देखो बेटा, लिथ लिथ मैंने पहले भी समझाया, यहाँ पे भी समझाया। लिथ मतलब स्टोन, तो मेगा मतलब बहुत बड़ा और लिथ मतलब स्टोन, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर। और उसका मतलब क्या है? वो बड़े पत्थर हम क्यों यूज कर रहे हैं? वो बड़े पत्थर हम लोग यूज कर रहे हैं जब कोई वहां पे मर जाता था उस टाइम पे, तो उसकी कब्र पे बड़े बड़े शिलालेख लगाए जाते थे। उस पे वो लिख देते थे भाई ये व्यक्ति इस समय मरा ऐसे ऐसे, तो उसको मेगालिथिक बोलते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री के एज है। हिस्ट्री के एज में फ्रॉम महाजनपदास। अच्छा, महाजनपद क्या है कि हमारा जब भारत धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ा तो हमारे पास 16 महाजनपद आए थे और वहीं से ये जनपद शुरू हुए और आज तक हमारे पास जो हिस्ट्री है वो लिखित में भी है और आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स भी हैं उसके। ठीक है। यहाँ ये हिस्ट्री का डिवीजन है। एक बार शॉर्ट में फिर से देखते हैं कि हिस्ट्री पहले प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिक में बटी हुई है। और स्टोन एज प्री हिस्ट्रिक में आती है। स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। और पेलियोलिथिक को फिर आगे फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। और लोअर में हमें सोन कल्चर और मद्रास कल्चर मिलता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड की है, यानी कहीं पे भी वर्ल्ड में आप किसी भी कल्चर में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री इसी तरह मिलेगी। लेकिन अब चूंकि हम तो अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे भारत की, तो हमारे भारत की हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे है ये भी देख लेते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन, पुरानी, ठीक है, वो कहाँ होती है? वो देखिए प्री हिस्ट्रिक टाइम पे शुरू हो रही है। रहेगा सब में वही, लेकिन अपने देश का नाम और आ जाएगा उसमें। तो ये प्री हिस्ट्रिक टाइम से 712 एडी तक, जिसमें कि वही देखिए मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री आई। वही मिडिएवल मतलब मध्य की इंडियन हिस्ट्री आई 712 एडी से 1707 एडी तक। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1707 से 1947 एडी। और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अच्छा, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारा सारा जो फ्रीडम फाइट का स्ट्रगल है वो बताया गया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद का समय, वो वाली हिस्ट्री 1947 हमें आजादी मिली थी तब से लेके आज प्रेजेंट तक की सारी हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाती है। अब ये हिस्ट्री स्टोन एज से हम लोग शुरू करेंगे और ये स्टोन एज को ही पढ़ने में बच्चे बोर हो जाते हैं और कहते हैं अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ही आपको पहले चैप्टर पे ही आपको बोर नहीं होना है, और अगर बोर हो रहे हैं तो भी 2x पे देख के उसको जल्दी जल्दी खींच लीजिए, ताकि क्योंकि आगे की जब ये पीरियड शुरू होंगे ना, ये महाजनपद एंड मौर्य जब शुरू होगा तो आपको इंटरेस्ट बनने लगेगा। यहाँ पे कहानियां हैं, यहाँ पे भले ही इतने पार्ट में थोड़ी बोरिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर मजा आने लगता है। तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि हम बोर हो रहे हैं, आप इसको समझते जाइए और इसमें भी मजा आएगा। क्योंकि कोई चीज हम पहली बार सुन रहे होते हैं तो हो सकता है हमारा इंटरेस्ट बने चाहे ना बने, लेकिन जब हम धीरे धीरे उससे फेमिलियर होते जाते हैं तो उसमें भी हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो सबसे पहले स्टोन एज पड़ता है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, फिर वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड में वही आपके रामायण महाभारत और फिर महाजनपद आ जाते हैं, जिसमें मौर्य आते हैं सबसे पहले। वैसे तो नंदाल भी इससे पहले है, लेकिन मौर्य वंश की वहां से स्टार्टिंग बेटर है। फिर गुप्ता पीरियड है, फिर हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है, एंड देन प्री मिडिएवल। प्री मिडिएवल मतलब जो मध्य युगीन ये वाला हिस्ट्री शुरू हुई उससे थोड़ा सा पहले तक।
ठीक है, ये इसका हमारी हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियड क्या है। पीरियड उन्होंने बताया है कि काल, हमारा हिस्ट्री कैसे बटी हुई है, किस तरह से हमारी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को बांटा। इंडियन क्या मतलब, कोई भी वर्ड की हिस्ट्री को कैसे बांटा गया। तो बाइपार्टाइट डिवीजन है। बाय, देखिए ये लिखा है बाय, बाय मतलब दो, और ये लिखा है ट्राई, ट्राई मतलब तीन। तो ये बाइपार्टाइट डिवीजन है, यानी कि हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। जो सबसे पहले हिस्ट्री का बंटवारा किया गया था वो दो पीरियड्स में किया गया था, एक प्री हिस्ट्रिक और एक हिस्ट्रिक। तो उन्होंने कहा भाई प्री हिस्ट्रिक जब हमें कोई प्रमाण ना मिला, हिस्ट्री जिसमें हमें प्रमाण मिले। द पीरियड दैट हैज नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्रिक। जब रिटन एविडेंस नहीं है तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है। ये सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, अब आप थ्योरी में समझ रहे हैं, ठीक है। एंड द पीरियड दैट हैज रिटन एविडेंसेस इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में हमें रिटन एविडेंस मिल गए वो हिस्टोरिक पीरियड हो गया। इन अदर वर्ड्स द पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। इन अदर वर्ड्स द पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, यानी जब हमें राइटिंग की शुरुआत हुई थी उससे पहले का जितना भी पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक में जाता है। एंड द पीरियड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। जो राइटिंग शुरू हुई तो उसके बाद का जितना पीरियड है वो हमारा सब क्या कराता है, हिस्टोरिक पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज एक्सेप्टेड एज 30 लाख BC टू 600 BC, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो कब से माना जाता है, 30 लाख BC से 600 BC। इतना पुराना हमारे पास कुछ ना कुछ जानकारियां हैं, इतनी पुरानी देखिए। एंड द टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री पीरियड एज 600 BC टू टिल डेट। 600 BC में क्या हुआ था कि हमें यहाँ से चीजें अच्छे से हिस्ट्री का पूरा जानकारी मिलना शुरू हुई थी, इसलिए यहाँ से फिर 600 BC से टिल डेट तक रखा गया, इसको हिस्ट्री पीरियड में डाला गया। अब इतने से लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर तब क्या है, ट्राइपार्टाइट डिवीजन आया। ट्राइपार्टाइट डिवीजन में क्या है, ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज मोर प्रिवेलेंट इन प्रैक्टिस। जब अगर हमें प्रैक्टिस करनी है हिस्ट्री समझनी है, समझानी है, तो ये ज्यादा व्यापक है, ये थ्योरी ज्यादा फैलाई गई है ट्राइपार्टाइट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक एंड हिस्ट्रिक। यानी कि इस थ्योरी के तहत, ये ट्राइपार्टाइट थ्योरी के तहत हिस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो एंड हिस्ट्रिक। और ये तीनों क्या है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इस चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। कि नेम ऑफ द पीरियड क्या है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में क्या है, टाइम पीरियड कहाँ से चल रहा है, 30 लाख BC से 2500 BC तक। और डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसका क्या है, द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो रिटन एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो प्री हिस्ट्रिक में जा रहा है, जैसे लिथिक या स्टोन पीरियड, इसको वही कहते हैं, लिथिक को ही स्टोन कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड क्या है, 2500 BC से शुरू हुआ, 600 BC तक चला गया। द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंसेस इज अवेलेबल। अब यहाँ पे प्रोटो में क्या हो रहा है कि हमें रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हो रहे हैं, बट ईदर देयर स्क्रिप्ट यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट्स हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। क्या है कि अब यहाँ पे रिटन एविडेंस में जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जिस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, वो डिसाइफर नहीं हो पाए। डिसाइफर मतलब हमें अभी उसको जान नहीं पाए हैं कि क्या, किस भाषा में, किस लिपि में उसे लिखा गया है। और जब लिपि समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसका लिखा क्या हुआ यही बात नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। और देयर रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन कंफर्म्ड विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और अगर बाई चांस हमें ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिनकी लिपि हमने समझ ली है, जैसे ब्राह्मी लिपि अगर हमने समझ ली है कि क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं कि कोई राजा था, उसका नाम ये था, उसने ये किया, या हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें हमें नहीं मिल रही। खुदाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें ना रथ मिल रहा है, ना मुकुट मिल रहा है, ना कॉइन्स मिल रहे हैं, तो तब भी हम क्यों उस रिटन फैक्ट को फिर माने। तो इसलिए ऐसे जितने भी अनिश्चित फैक्ट्स हैं वो सारे हम लोगों ने प्रोटो हिस्ट्रिक में डाल दिए, ठीक। अब हिस्ट्रिक पीरियड की बात करते हैं। सबसे मोस्ट रिलायबल पीरियड यही है, 600 BC से टिल डेट तक। द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंसेस इज अवेलेबल, जिसमें रिटन एविडेंस अवेलेबल है और साथ के साथ हमें आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी मिल रहे हैं, वो हमारे हिस्टोरिक पीरियड में जाते हैं, जैसे महाजनपद पीरियड से टिल डेट तक, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा अच्छे से
आपको हिस्ट्री कैसे बांटी गई, किस तरह से क्या क्या हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट के तहत आपको पहले ही समझा दिया। ये जो फ्लो चार्ट है, ये अगर कोई पहले दे दे और साथ के साथ समझा दे तो हमें ये आसानी हो जाती है कि हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। लेकिन ये कोई साथ में देता नहीं, जब नहीं देता है तो बच्चे फिर वो थ्योरी में ही गुम हो जाते हैं कि चल क्या रहा है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, कब प्री प्रोटो बोल रहे हो, कब प्री बोल रहे हो। लेकिन अभी क्या हुआ, आपको ये जो मैंने ये चार्ट बताया था, इस चार्ट से आपको पूरी बात क्लियर हो गई है और ये याद भी रहेगी। आपको अगर ये याद रखना है कि हिस्ट्री का कैसे विकास हुआ, बस इस चार्ट को आप बार बार देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में क्या चल रहा है, क्रोनोलॉजी क्या होता है बेटा, जब इवेंट्स होते हैं ना कोई, वो इवेंट्स को क्रम में लगाना क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो वो बच्चा पहले पैदा होता है, तो फिर वो खेलना शुरू करता है, फिर वो पढ़ाई करना शुरू करता है, फिर वो कॉलेज जाना शुरू करता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बेबी होते हैं, फिर वो मर जाता है। तो अब हम ये जो जितना हमने क्रम से लगाया ना उसका सारा जीवन, इसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे पीछे तो नहीं कर सकते ना, यही क्रम में सजाने को क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो जर्मन हिस्टोरियन, फिर से हमारे जर्मनी के हिस्टोरियन आ गए, कौन, क्रिस्टोफ सिलेरियस। ये नए क्रिस्टोफ सिलेरियस है, इनका नाम पहली बार आ रहा है। जर्मन हिस्ट्री का नाम पहले आ चुका है, लेकिन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सिलेरियस का नाम पहली बार आ रहा है। 1638 से 1707 एडी तक was the first historian who gave us ट्रिपरटाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ही ट्रिपरटाइट डिवीजन हमें दिया है, यानी कि 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करना। ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। कौन कौन से 3 पीरियड्स हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ठीक है। और यही हम हिस्ट्री देखिए आज पढ़ते हैं, हमें बार बार पता जाता है एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, हमारा तो मिडिएवल इंडिया भी पूरा नहीं हुआ, मॉडर्न इंडिया भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, यही है एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, यही हमें पढ़ना होता है। और बस हमारी हिस्ट्री इतनी ही है। जो बच्चे गोल 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 घूम रहे हैं कि हम इतनी बड़ी हिस्ट्री हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हमें याद नहीं हो रही है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री थोड़ी सी है बेटा, बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपको कोई डराए ओ बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, तो फिर आप डर भी जाएंगे क्योंकि आप फ्रेशर है। लेकिन है हिस्ट्री बस ये थोड़ी सी, और ये हम आपको बहुत जल्दी खत्म नहीं करा देंगे, ठीक है। आफ्टर हिम दिस ट्रिपरटाइट डिवीजन बिकेम स्टैंडर्ड मॉडल फॉर हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग। यानी कि अब जब हिस्ट्री लिखी जाएगी आगे, या हिस्ट्री को पढ़ाना होगा, या हिस्ट्री को समझना होगा, या खुद पढ़ना होगा, तो ये ट्रिपरटाइट डिवीजन हमारा उनके बाद स्टैंडर्ड बन गया, मॉडल बन गया कि भाई यही इसी तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आज ये इसी तरह से पढ़ाई जाती है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। इसको देने वाले कौन थे, ये जर्मन फिलोसफर थे, जर्मन हिस्टोरियन थे, क्रिस्टोफ सिलेरियस, ठीक है। अब क्या है, फॉर कन्वेनियंस ऑफ स्टडी इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। अब हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, हमारी हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा है। वही देखिए, वही अगेन एंशिएंट, वही मिडिएवल, वही मॉडर्न। अब चूंकि हमारे पास इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, इसलिए उसके बाद हमारे पास पोस्ट मॉडर्न इंडिया भी आया, ठीक है। इसलिए हमारे 4 पार्ट हो गए। तो एंशिएंट इंडिया में क्या है, द बिगनिंग 647 एडी, यानी 647 एडी से इसकी शुरुआत मानी गई है एंशिएंट इंडिया की। एडी से ही शुरुआत मानी गई, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। आई फ्रॉम लिथिक स्टोन पीरियड टू डेथ ऑफ हर्षा। लिथिक स्टोन एज जब शुरू होती है उस पीरियड से लेके हमारे पास हर्ष के पीरियड तक क्या आता है, एंशिएंट इंडिया आता है। और मिडिएवल इंडिया 647 से 1757 तक। ये 1757 वही है जब अंग्रेज आए थे, हुए थे हमारे भारत में। फ्रॉम डेथ ऑफ हर्षा टू बैटल ऑफ प्लासी। देखिए, हर्ष की जब डेथ हुई और प्लासी का बैटल हुआ, तब ये हमारी वहां तक मिडिएवल इंडिया। अब जिसको ये बातें ना समझ में आ रही हो, आगे यही सब पाना है। अभी आप इसको शॉर्ट में समझते चलिए, खोल खोल के आगे विस्तार से चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया क्या है, 1757 से 1990 तक। फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप लोग सब लोग समझते हैं कि जब चीजें पूरे विश्व के लिए खुल जाती हैं और विश्व एक मुट्ठी में आके रह जाता है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम इसी के तहत आता है कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, ठीक है।
पोस्ट मॉडर्न इंडिया 1991 से टिल डेट है, तो 1991 से लेके अभी तक, आज की प्रेजेंट डेट तक, 2 अगस्त 2026 तक क्या है, हमारा पोस्ट मॉडर्न इंडिया चल रहा है, यानी कि फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन पीरियड से लेके आज तक की डेट तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एंशिएंट इंडिया जो हमारी बिल्डिंग से लेके 647 एडी तक है, उसके पीरियड में क्या क्या हुआ ये अब जानना जरूरी है। और बस यही हमारा कोर्स है, यही हमारा सिलेबस है जो हमें समझना है। ठीक है, अब सिलेबस में सबसे पहले क्या आता है, ये यही अब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे सारा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, वो है 30 लाख से लेके 600 बीसी तक। इंडस सिविलाइजेशन आती है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक, 1750 बीसी तक। वैदिक कल्चर आता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। महाजनपद पीरियड 600 बीसी से 322 बीसी, 22 बीसी। मौर्य पीरियड आया 322 बीसी से 185 बीसी। पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड आया 185 बीसी से 319 एडी। गुप्ता पीरियड आया 319 एडी से 550 एडी। और पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धना डायनेस्टी आई 550 एडी से 647 एडी। अच्छा, ये हमारी सारी एंशिएंट इंडिया में आ गई, और यही हमारा सिलेबस है, कोर्स है, जिसे हमें फिनिश करना। देखिए कितना कम है, ये ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत कम है, और इसमें बस थोड़े से फैक्ट्स हैं वो हमें लर्न कर लेने हैं। ठीक है, अब पीरियड कौन सा शुरू होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, लिथिक और स्टोन एज। टाइम पीरियड क्या है, 30 लाख बीसी से 2500 बीसी। और कॉपर पीरियड चाल्कोलिथिक एज क्या है, 2500 बीसी से 1500 बीसी। ठीक है, और आयरन पीरियड क्या है, ये 1500 बीसी से 600 बीसी है। ये एक्चुअली ये जो चीज है ये क्या बता रहे हैं आपको, कि ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड्स। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो फर्दर और बटा हुआ है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड फर्दर 3 पार्ट्स में और बटा हुआ है। कौन कौन से हैं, एक लिथिक पीरियड है, एक कॉपर पीरियड है, एक आयरन पीरियड है, जो मैंने आपको शुरू में उस चार्ट में समझाया था। अभी बात ना समझ में आए तो एक बार पीछे जाके आप देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, जो हमें टूल्स मिले हैं हिस्ट्री को डिवाइड करने के, उस हिसाब से प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड्स। कौन कौन से, स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज। ठीक है, ये हमारी प्री हिस्ट्री को इन्होंने इस तरह से 3 पीरियड से बांटा है। इसके बाद अब हम इससे पहले देखिए क्या पढ़ रहे थे बच्चे, ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया, यानी कि ये एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। तो अब एंशिएंट उन्होंने ये समझा दिया है, यहाँ से यहाँ तक एंशिएंट समझाया। अब हमको आगे वो बताने जा रहे हैं मिडिएवल। तो मिडिएवल पीरियड में क्या आता है, अर्ली मिडिएवल पीरियड, यानी कि शुरुआत की बात। फिर उसमें हमारे पहले सुल्तान आए थे सारे, तो आ, सारे सुल्तानों का पीरियड है। और मुगल आए थे, फिर मुगल पीरियड है। और अर्ली मिडिएवल पीरियड 647 से 1206 तक है। फिर सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 तक है। और 1526 से 1707 तक मुगल पीरियड है। ठीक है, अब ये भी आप विस्तार से पढ़ेंगे, ये भी हमारा सिलेबस है। मॉडर्न पीरियड का देखिए अगेन कितना कम है, थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। और मॉडर्न पीरियड क्या है, 1757 से 1990 तक, स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट फेज पढ़ते हैं। अच्छा, जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज हर जगह बसाई, पूरे वर्ल्ड में उनको जहां मौका मिला उन्होंने अपनी कॉलोनी बसा दी। तो अब उनकी हमारे भारत में जो स्टेजेस थी उनकी कॉलोनी बसाने की, वो बताइए कि फर्स्ट फेज कौन सा था, द मर्केंटाइल। मर्केंटाइल मतलब जब वो बिजनेस करने आए थे, बस व्यापार करने आए थे। तो 1757 से 1813 मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि मोनोपोली मतलब उनका एकाधिकार था ट्रेड पे, सिक्का उनका चलता था, उनका ये ब्रिटिशर्स का। और डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू वो डायरेक्ट लेना शुरू हो गए थे। तो उन ये फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज क्या था, इंडस्ट्रियल फेज। फिर ये इंडस्ट्रियल फेज कैसे हुआ कि जब वहां पे ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स के वहां देश में इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारे भारत में फिर सेकंड फेज द इंडस्ट्रियल फेज आया 1813 से 1858 पीरियड तक ऑफ लेजर स्फीयर, आई फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड होने लग गया था।
ठीक है। देन थर्ड फेज आया द फाइनेंशियल, अब पूंजीवादी आया, मतलब खूब पैसा कमाना शुरू किया उन्होंने अंग्रेजों ने। 1860 से 1947 फाइनेंस इंपीरियलिज्म, पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल, पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था इंडिया में, यानी कि थोड़ी पूंजी लगाओ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके जाओ, अपनी जेब भरो। ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हमारे जो देश के स्टेट्स थे उनके प्रति कैसी थी। रिंग फेंस पॉलिसी बनाई, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी बनाई, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी बनाई, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी बनाई। घबराने की जरूरत है नहीं, हम आगे ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। और नेशनल मूवमेंट आया जब, तो फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस था 1885 से 1905, मॉडरेट फेज था ये। और सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस आया 1995 से 1970, एक्सट्रीमिस्ट फेज था ये। और द थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस आया 1917 से 1947 तक, गांधी एरा का। यानी यहाँ से गांधी का एरा शुरू होता है एंड देन हमें आजादी मिलती है। और आज हम लोग आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छे से अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि आपको सारा चैप्टर फिनिश आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको जहाँ बताया था कि 2 पेजेस जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा पाई, वो मैं आपको फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी वो 2 पेजेस। ठीक है। वहां से आप उसको देख लीजिएगा और ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर आपको बड़े आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा। ये मैं एक बात जरूर समझती हूँ कि जब ये लूसेंट का पहला फर्स्ट चैप्टर खुद से पढ़ा जाता है तो कभी कभी लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और थोड़ी सी बोरियत भी फील होती है। लेकिन अब आप जब किसी टीचर के साथ हैं तो आपको क्या मिलता है, एकदम सही गाइडेंस मिलती है। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग आगे बताएंगे। इससे रिलेटेड अब इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ये लूसेंट की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन की पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हम लोग इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे, क्विज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और ये मिलेगा कहाँ, यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें मिलेंगी यूट्यूब पे भी, और बाकी सब चीजें जो रह जाएंगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। ठीक है। और ये आई प्रॉमिस कि मैं आपको सारे फैक्ट्स लर्न करवा दूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें सारा का सारा फैक्ट्स लर्न करना है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। आपको जब तक फैक्ट्स लर्न नहीं होंगे आप वहां पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे और आंसर सही नहीं दे पाएंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये था कि ये था। इसलिए फैक्ट्स को लर्न कराना हमारा काम है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अच्छा, तो बस अब मैं यही कहूंगी कि इस जर्नी में आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। P25 चैनल को आप लोग दिल से, खुले दिल से प्यार दीजिए। और जिस जिस बच्चे को आपको लग रहा है कि इस चैनल पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, गाइडेंस अच्छे से दी जा रही है, तो उसको जाके बताइए कि भाई जाओ P25 पे। नहीं है कहीं इधर उधर जाना, सीधा इस चैनल पे जाइए। और भटकने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके साथ हम खड़े हैं। अपनी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। ये नंबर है हमारे कोचिंग का, तो आपको कुछ वैसे सुविधा लेनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है और ये यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं। तो इसी के साथ, इस नोट के साथ मैं इस सेशन को आज एंड करती हूँ और कल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। आपको बेटा रोज रोज साथ साथ चलना है, एक दिन में जितना मिले। मेरी कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन में रट जाए। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करते हैं, फिर इसका रिवीजन भी शुरू करेंगे। और इसके बाद फिर हमें घटना चक्र भी लगानी है। वो घटना चक्र आपको हमारे सर लगवाएंगे, मिस्टर राहुल राव सर। और तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए, लोड नहीं लेना है किसी बात पर। ठीक है। बाय बाय।